दोस्तों आज का वीडियो है कक्षा 10 से और कक्षा 10 से है संस्कृत से। और संस्कृत से आपको हम बताएंगे 5 ऐसे क्वेश्चन जो कि इस बार की मैट्रिक परीक्षा में अवश्य आएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं। दोस्तों विवाह जो होता है, एक शादी जो होता है, तो उसमें कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं ये यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए हम सटीक आंसर लिखेंगे, विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इसमें अनेक मुख्य कार्य संपादित किए जाते हैं। उनमें वाग्यदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लजा होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड मुख्य रूप से किए जाते हैं। सभी क्षेत्र में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। बस इतना लिख देंगे, ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इसमें अनेक मुख्य कार्य संपादित किए जाते हैं। ठीक है। उनमें वाग्दान, ये पहला कार्य हो गया, वाग्दान। इसके बाद लिखेंगे मंडप निर्माण यानी मरवा का निर्माण करना। ठीक है। वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, सॉरी यहाँ पे दोस्तों वो होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। क्या लिखना? वो वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत यानी जो हम लोग बारात जाते हैं, ये तो वधू के घर में ही जाते हैं यानी दुल्हन के घर में, तो वहाँ पे जो स्वागत मिलता है यहीं पे ये कार्य है। ये यहाँ पे वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत। और आगे लिखेंगे वर वधू का परस्पर निरीक्षण, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, वर वधू का परस्पर निरीक्षण यानी कि दूल्हा और दुल्हन का सही तरीका से जांच लेना। ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के योग्य है या नहीं। ठीक है। आगे लिखेंगे कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान, इत्यादि कई कर्मकांड, मुख्य रूप से आते हैं। आगे लिखेंगे सभी क्षेत्र में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है।
सभी क्षेत्र में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। विवाह संस्कार का आयोजन होता है। ये इसका सटीक आंसर हुआ। यदि पूछा जाए विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, तो आप लिखिएगा विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यानी विवाह जो होता है उसी समय से मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इनमें अनेक मुख्य कार्य संपादित किए जाते हैं। उनमें बागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड मुख्य रूप से आते हैं। सभी क्षेत्र में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्रुवोपाख्यानम पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका हम सटीक आंसर लिखेंगे। ध्रुवोपाख्यानम पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति तथा लगन के बल पर इस संसार में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव ने कठोर तपस्या कर जिस प्रकार सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया, उसी प्रकार कठिन परिश्रम करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया जा सकता है। बस यही लिखेंगे। अर्थात यदि मेहनत करें, लगन करें, तो हम इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आंसर 2 का? आंसर 2 ध्रुवोपाख्यानम पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति तथा लगन के बल पर इस संसार में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार ध्रुव ने कठोर तपस्या करके सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया, ठीक उसी प्रकार कठिन परिश्रम मोह है दोस्तों, मोह परिश्रम करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है इस संसार में कुछ भी जो है मुश्किल नहीं है यदि आप मेहनत करते हैं तो। जिस प्रकार ध्रुव ने कठोर तपस्या करके सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया, ठीक उसी प्रकार यदि हमारे मन में जो इच्छा हो, यदि हम उसके अनुरूप मेहनत करें तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही हमें जो है ध्रुवोपाख्यानम पाठ से शिक्षा मिलती है। हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए, हमें हमेशा अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। आगे का प्रश्न है कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों यहाँ पे हमें कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना है। तो कर्ण के बारे में आप जानते हैं, कर्ण जो है
कुंती का पुत्र था, लेकिन महाभारत में वो कौरवों के पक्ष से जो है लड़ाई लड़ा था। तो यही लिखना है यहाँ पे, लिखेंगे कर्ण कुंती का पुत्र होते हुए भी महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से लड़ाई लड़ा था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। आगे लिखेंगे कर्ण विचार एवं सम्मान को महत्व देने वाला कृतज्ञ राजा था। बस इतना ही लिख देना है। क्या लिखेंगे इसका उत्तर? उत्तर लिखेंगे 3 का ना, लिखेंगे कर्ण कुंती का पुत्र होते हुए भी महाभारत, मौ लिखिए यहाँ पे, महाभारत के युद्ध में कौरव के पक्ष से लड़ा था। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था, लिखे था। ठीक है, आगे लिखेंगे कर्ण विचार एवं सम्मान को महत्व देने वाला कृतज्ञ राजा था। बस ये हो गया कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं। ठीक है, इतना ही लिख देते हैं, आपको इसका फुल मार्क्स अवश्य मिल जाएंगे। यदि पूछा जाए कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें तो आप लिखिएगा कर्ण कुंती का पुत्र होते हुए भी महाभारत के युद्ध में कौरव के पक्ष से लड़ा था। ठीक है, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण विचार एवं सम्मान को महत्व देने वाला राजा था। बस अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? दोस्तों, यदि आप जीवन में प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो फिर आपको आखिर क्या करना चाहिए? तो इसका सटीक आंसर आप लिखिए, अपनी प्रगति चाहने वाले को अपने जीवन में इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। आखिर वह 6 दोष क्या है? तो पहला है निंद्रा यानी अधिक सोना, दूसरा है तंद्रा यानी ऊघना, निंद्रा, तंद्रा, भय यानी डर, क्रोध यानी गुस्सा, आलस्य यानी आलसी, ठीक है, और काम यानी वासना यानी भोग विलास जो होता है, काम वासना, आप जानते हैं ये स्त्री और पुरुष के बीच का एक संबंध है, वासना। ठीक है, तो इन सभी को छोड़ देना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में प्रगति कर सकता है। तो इसका यही आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम, आंसर 4, उत्तर 4 का लिखेंगे। क्या था क्वेश्चन, जरा देख ले एक बार और। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? तो लिखेंगे अपनी प्रगति चाहने वाले को इन 6 दोषों को छोड़ देनी चाहिए। आखिर वह 6 दोष कौन है? तो पहला है निंद्रा, निंद्रा मतलब अधिक सोना, तंद्रा, तंद्रा यानी ऊँघना, निंद्रा, तंद्रा, भय, भय, क्रोध, क्रोध, आलस्य और वासना, और वासना यानी काम, वासना। ठीक है, अपनी प्रगति चाहने वाले को इन 6 दोषों को छोड़ देनी चाहिए, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और वासना। ये 6 दोष जो है
आपको कभी जीवन में प्रगति नहीं दिला सकते। ठीक है, आगे एक लाइन और लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे ये 6 दोष मनुष्य के प्रगति में बाधक है। क्या है? बाधक है यानी बाधा है। ठीक है, यदि ये दोष जिस मनुष्य में विद्वान है वे प्रगति नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आप प्रगति चाहते हैं तो इन 6 दोषों को आपको छोड़ देना होगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। दोस्तों, व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर हमें यह बताना है कि आखिर दान किसको मिलना चाहिए, यानी किसको हमें दान देना चाहिए। व्याघ्र पथिक कथा आप जानते हैं दोस्तों, नारायण पंडित द्वारा रचित ये कथा बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। तो इसका हम सटीक आंसर लिखेंगे, नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दान जो है गरीबों को ही देना चाहिए, धनी को दान नहीं देना चाहिए। स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार करके दान देना चाहिए। इस दान को विद्वान लोग सात्विक दान अर्थात सच्चा दान कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे 5 का। क्या लिखेंगे? उत्तर जो है 5 का लिखेंगे, 5 का उत्तर। और लिखेंगे नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दान गरीबों को ही देना चाहिए। यहां तक लिख दिए। आगे लिखेंगे धनी को दान नहीं देना चाहिए। क्या लिखेंगे? धनी को दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिर कैसे दान देना चाहिए? तो आगे लिखेंगे स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार करके दान देना चाहिए। दान देना चाहिए। ठीक है, आगे लिखेंगे इस दान को विद्वान लोग सात्विक दान मतलब सच्चा दान कहते हैं। ये इसका सटीक आंसर हुआ। ठीक है, यदि परीक्षा में पूछा जाए व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताए कि दान किसको देना चाहिए, तो आप लिखिएगा नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दान गरीबों को ही देना चाहिए, धनी को दान नहीं देना चाहिए। यानी दान जो है हमेशा हमें गरीब को देना चाहिए, धनी को नहीं। स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार करके दान देना चाहिए, और दान देते समय उचित व्यक्ति का भी चयन करना चाहिए, स्थान का भी और समय का भी। ठीक है, इस दान को विद्वान लोग सात्विक दान कहते हैं, और इस दान को विद्वान लोग सात्विक दान यानी सच्चा दान कहते हैं।